सॉरी। ऐसा आगे आया तो तेरा ये देखिए। नहीं नहीं है, परफेक्ट है फोकस। ठीक है, हाँ, बट इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना फिर वो। इतना ही है। अगर हाथ आगे आया तो ऐसा है, नहीं नहीं परफेक्ट है। और ये पीछे गया तो इतना। एक सेकंड से मैं अभी। Welcome to live webinar. My name is Sani Banushali. I'm so excited for this webinar. हेलो गाइस एंड वेलकम टू सक्सेस स्टोरीज, एक सफलता की कहानी। आज है एपिसोड नंबर 14। एंड गाइस, आप जो हमें प्यार दे रहे हो उसी तरह हमें देते रहिएगा एंड डेफिनेटली हम अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहेंगे। कौशल, हाँ काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, पर मैंने कभी एक्चुअली पूछा नहीं हाँ हाँ। कि ये जो तुम्हारा ये जो टैटू है, ओह ये आखिर तुमने कराया क्यों? या मतलब एक इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, बट एक शॉर्ट में अगर बताओ तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने ये टैटू करवाया था एंड हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है ये टैटू के रिलेटेड। बट अगर मैं तुझे पूछूं कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट टैटू, सो व्हाट वुड यू से? एक्चुअली व्हाट माय थॉट्स ऑन टैटू वुड बी के टैटू, आई थिंक जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ होगा तब से टैटू हमारे साथ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट, क्यों नहीं। पर समझ, ह्यूमन एवोल्यूशन का तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे याद है कि मेरे दादी के हाथ में यहाँ पे टैटू हुआ करता था। सो दैट इज द अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ माइंड एज अ टैटू। राइट राइट। देखो गाइस, टैटू इतनी पुरानी सभ्यता है हमारे साथ में, बट देन टू लास्ट फ्रॉम पास्ट 1 डेकेड ही हम देख रहे हैं टैटू हर जगह पे। कोई कोई कल्चर ऐसा है कि जो डायरेक्टली अपने आप को टैटू के साथ जोड़ सकता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं मुंबई की ही बात करूं तो मुंबई में भी कई सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स और टैटू आर्टिस्ट आ चुके हैं। इट इज बिकमिंग अ फाइनेस्ट प्लेस टू वर्क एंड ग्रो। एंड आज के हमारे गेस्ट वहीं से बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड जो आज के हमारे गेस्ट है उन्होंने ना सिर्फ एक टैटू का फेस बदलते हुए देखा है, बट ही इज द पर्सन जिन्होंने ये टैटू फेस को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैटू आर्टिस्ट इन इंडिया। लेट्स वेलकम मिस्टर सनी भानुशाली, who is the founder of Alien Tattoos Studio and Alien Tattoo Art School. So let's welcome Mr. Sani Bhanushali. Good evening. Hello. Welcome to Success Stories. Sani bhai, how are you? Thank you for this. सनी भाई, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर चूजिंग सक्सेस स्टोरीज के आपको आपकी जो भी बात रखनी है उसके लिए आपने हमारा प्लेटफॉर्म चूज किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड स्ट्रेट सवाल मैं यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट करूंगा कि हाउ डिड यू स्टार्ट टैटूइंग? मतलब क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका कोई कुछ बैकग्राउंड रहा होगा इस चॉइस को पिक करने के लिए? First of all, thank you for inviting me and thank you for having me here. रह गया बात आपकी क्वेश्चन का, नहीं मेरा फैमिली बैकग्राउंड टैटूइंग, फॉर द फैक्ट अपने इंडिया में कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है नहीं जो टैटूइंग को प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है। ये जो लेटली अभी लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये भी एक करियर फॉर्म हो सकता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर आई एम फ्रॉम अ रियली पुअर बैकग्राउंड। सो मेरा लाइफ का जब बोलते ना टीनेजर जब मैं था तो उस टाइम का मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक था मेरा फैमिली। वी हैव सीन डेज ऑन स्ट्रीट, तो मैं रास्ते में भी रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो आर्ट का क्वालिटी है, आई एम आल्सो नोन फॉर चारकोल आर्ट। तो चारकोल मतलब जो कोयले से बनता है, कंप्रेस्ड कोयला। तो उसका आर्टिस्ट में उसका रीजन ये है कि बैक देन मेरे पास पेंसिल लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं जला हुआ लकड़ा से ड्राइंग करता था और उस कारण मैं
वो करते 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 उस पे मास्टरी आ गया। तो जब मेरा फाइनेंशियल स्टेट ठीक हो गया, देन आई गॉट इनटू चारकोल पेंटिंग और फिर बड़े-बड़े ये फिर एग्जीबिशन और सब हुए। So that's about my past. But कोई रिग्रेट नहीं रहा मुझे उसका, because all my life I've enjoyed every bit of it. कोई पैसे से ऊपर नीचे नहीं होता है, मजा है, दुखी नहीं होता है। वो भी फेज बहुत मजेदार था क्योंकि तब मैं यंग भी था तो मैं कोई भी चीज से मजा कर लेता था। So आप स्पेशली वो जो गांव का एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ कुएं के बाजू में आप दिन बिता सकते हो, आम तोड़ सकते हो, दूसरे के झाड़ों से ये चोरी कर वो कर, तो वो भी एक मजेदार लाइफ था। नॉट वेरी रिच एज सच, बट रिच इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। तो वहां से आगे बढ़ते 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 कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं टैटू आर्टिस्ट बनूंगा, पर मैं बहुत विजनरी रहा हूँ। तो क्योंकि लोग बोलते मैं आर्टिस्टिक मेरा माइंड रहा है, पर मैं खुद को बोलता मैं विजनरी ज्यादा रहा हूँ। सो सिर्फ मेरा दिमाग में सिर्फ पेपर पे ड्राइंग या कोयले से ड्राइंग नहीं चलते थे, मेरे को दुनिया विजुअलाइज होता था, अलग अलग चीजें। सो मैं अपने ख्याली गुलाब में रहता, तभी लोग मुझे पागल बोलते थे, अभी मेरे को विजनरी बोलते। time changes perception. सक्सेस को प्रूव करते हो, दिखाते हो, तो आप विजनरी बन जाते हो। जब आपके कुछ नहीं होता और आप बड़ी बड़ी बातें करती, तो मेरी दादी कहा करती थी तू शेख चिल्ली की औलाद है, तो कुछ वैसा ही था। बहुत बड़ी बड़ी देता है। तो कुछ वो साइड से आया हूँ मैं, तो मैं विजनरी था, मेरे विजन अलग अलग होते थे, कुछ इम्पॉसिबल आज भी लगते हैं लोगों को। जब मैं बोलता हूँ तो बोलता है इसका दिमाग खराब हो गया है, पर बहुत सारा पार्ट मेरे लाइफ में मैंने वो प्रूव किया है कि ये कर सकता है। एक साधारण इंसान जो जॉब में रहता है, जिसका फैमिली इनकम एनुअली में भी 50,000 की ना हो, और एकदम लो साइड एरिया से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने भाषा में, मतलब मैं बोलता हूँ मुझे बिलियनर बनना है, और अपने भाषा में करोड़पति बनना इन स्पैन ऑफ 8 to 10 years इज अ जर्नी। और बड़ा ही लाइफ में बड़ा ही मजेदार है। इसके बीच में जो अप एंड डाउन आए, फिर फाइनेंशियली हो, फिर पर्सनल रिलेशंस हो, फैमिली हो, हर एक चीज मजेदार रहा। एंड देन रहा टैटूइंग में एक बार, मतलब ये छोटा सा स्टोरी है कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक बार मैं मेरे दोस्त के साथ उसको टैटू करना था, तो मुझे कहीं लेके गया कि मुझे टैटू करना है, तो लेट्स डू इट। तो मैं गया, तो मैंने वो ओवरऑल प्रोसेस देखा। वैसे भी मुझे अलग अलग आर्ट पसंद आते हैं, तो मैंने देखा यार बहुत आसान लग रहा है, आर्टिस्ट तो मैं हूँ, छोटे मोटे ड्राइंग तो कर लेता हूँ, क्यों ना ये भी ट्राई करूँ मजे के लिए खाली। बाकी तभी मैं एज ए स्वीपर काम करता था एक साइबर कैफे में। 700,000 मेरा सैलरी रहेगा, तभी मुझे लेके गया था। तो मैंने देखा, मैंने उसको पूछा सामने वाले कि मुझे ये सीखना है, तो हेल्प करेगा क्या? तो उसने तो मुझे भगा दिया वहां से। मुझे वो लाइन याद है, यू डोंट हैव दैट थिंग टू बी एन आर्टिस्ट। तो मुझे बोला तेरे में बात नहीं है कि तू आर्टिस्ट बन सके। और छोटे साइड के लाइफ से आया हो तो गुस्सा आने लग गया, सोचा ये ऐसा कैसा होगा, ईगो हर्ट हो गया। तो धीरे धीरे पैसा जमा कर लिया मैंने। उस टाइम मेरा ऐसा भी हो गया कि मुझे बीपीओ में जॉब मिल गया, फर्स्ट कॉल सेंटर का जॉब था मेरी। थोड़े पैसे आए तो मैंने क्या, पहले टैटू मशीन और लेके अपने पैर पे पहले टैटू बनाया। तो जैसे मैंने पहले बनाया तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही एज अ हॉबी चलते रहा। दोस्ती आई में, फ्रेंड्स पे, कोई फैमिली मेंबर, कोई मम्मी पे डांट गई, कोई कजिन आ गए, कोई भाई आ गया, चलते रहा। और तभी से आज तक रुका नहीं है। जो आर्टिस्टिक साइड है वो तो मैं वैसे ही एंजॉय तभी भी करता था, आज भी करता हूँ, जो आर्टिस्टिक इम्प्रूवमेंट होता है। पर मेरे लाइफ में कुछ नया एंट्री मारा मेरे लाइफ में, वो है कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा। वैसे में नहीं, जो आप कुछ बड़ा करते हो ना, जहाँ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जहाँ हम 50, 60, 100 लोग के साथ काम कर सकते हैं सिंक में, कैसे कोलैबोरेशन होता है, कैसे हम
और टैलेंट्स को लाते हैं, कैसे अपना विजन पे किसी को काम करने बोलो जहाँ आपके पास पैसे भी नहीं है उसे काम करवाने, बट यू हैव अ गुड विजन। ये सब चीज में ना बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था मुझे, बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैं बहुत सारे स्टीव जॉब्स का बुक हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफीज मैंने पढ़े हैं और अभी तक करीबन 300 टाइटल्स पढ़े मैंने, तो उसमें से मेरा इंटरेस्ट आने लग गया। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा एंटरप्रेन्योरियल साइड डेवलप होने लगा। तो ये दोनों का मिक्स है, तो कलाकारी भी चलता है और बिजनेस भी समझ में आता है, तो ये जब कंबाइन दुनियादारी भी चलता है। कंबाइन होने के बाद फिर मैजिक होने लगे, फिर मैं रुका नहीं कभी। तो फिर वो तो प्रोग्रेस वाले बहुत सारे स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज की फिर लाइन है कि टैटू स्टूडियो में काफी जल्दी में ऊपर आया, नाम बनाया, मेरे क्लाइंट्स आए, काफी सारे सेलिब्रिटीज है जो आते हैं। जो आपने इनिशियल स्टेज की जो आपने जर्नी सुनाई, कहते हैं कि भाई गरम होके ही सोना निकलता है, जब हथौड़ा पड़ता है तभी हीरा बनता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव डन इन दी अर्ली एजेस, बट दैट इज व्हाट यू हैव डन सर। कि यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कमेंट्स ही देख रहा हूँ, बिग फैन सर, कहीं कोई आपको लंदन बुला रहा है, सो डेफिनेटली आपकी फैन फॉलोइंग और आपका हार्डवर्क सबके सामने है, क्योंकि वो विजन का पार्ट है। मुझे बॉक्स में सोचना पसंद नहीं आता। मेरा रीच मतलब मेरे को पूरे अर्थ पे रीच चाहिए रहता है, और मेरे को कोई ऐसा सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में रख के मैं सोचता नहीं है। मेरे को ऐसा है कि एक लाइफ मिली है, हो सके उतने लोगों तक पहुंचो और कुछ ऐसा सोचो जिससे सबका भलाई हो। सो जब मैं एज ए टैटू आर्टिस्ट लोग मुझे देखते हैं तो सिर्फ टैटू आर्टिस्ट ही सुनाई देता है, पर मैं सिर्फ टैटू आर्टिस्ट नहीं है। मतलब आप मेरे यहाँ आओ और कामकाज देखो हम लोग का कैसे चलता है। तो बेसिकली जैसे जो मैंने आर्ट सीखा, मुझे इतना पता चला कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने आर्ट सीखा, मैंने कुछ कर बताया, फैमिली को संभालना चालू किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मैंने पैसे कमाए, कुछ स्टेटस बनाया। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो भूखे हैं, जो कुछ भी करने को तैयार है, पर कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। तो मैंने कोई तरीका निकाला, क्यों ना ये सिखाया। तो मैं जैसे मेरे आजू बाजू में लोग आते थे, तो मैंने सबसे पहला चीज सोचा कि ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी और मेडिटेशन और ये सब करता हूँ। तो कहीं जाके वो एरिया में मेरा बत्ती जलता है कि नॉलेज का ये क्या है, पर्पस क्या है। इंफॉर्मेशन अगर एक एज एन एंटिटी बोलूं, उसका पर्पस क्या है। अगर आप पीछे जाते हो ना, एकदम स्टोन एज मैन में जब हम लोग नंगे घूमते थे, राइट, वो टाइम से अभी के आदमी में क्या फर्क है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो पहला आदमी से अभी तक सिर्फ आदमी मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन पास करना है। वो नेचुरल है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट अपने को आप ये क्वेश्चन खुद को पूछो कि अपने खुद के बच्चे से प्यार ज्यादा क्यों रहता है, बाजू वाले के बच्चे से इतना प्यार लगाव क्यों नहीं रहता, ये आपको अपनी माँ से इतना प्यार क्यों है, और बाजू वाली औरत से या जो भी है वो सेम टाइप का आपका रिलेशन क्यों नहीं है। क्योंकि ये रिलेशन आपके हाथ में था नहीं। जो बॉन्डिंग या फोर्स जो फील करते हो ना मम्मी के लिए या डैड के लिए, क्या आप कंट्रोल करते हो इसे? नहीं, नेचुरल है, राइट। ये फोर्स कर्व क्यों है, ये मेरे को सवाल आता है कि ये क्यों ऐसा है। मैं एक के बारे में महसूस करता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं, ऐसे क्यों है, ये सवाल। तो ये अपना पार्ट है, इंफॉर्मेशन आगे डालने का प्लान है। माँ अपना सब दे देती है अपने बच्चे को, जितना उसने लाइफ में सीखा रहता है, विजडम रहता है, बाप ने जितना सीखा रहता है विजडम, सब उतार देता है अपने बच्चे में, और उसको बोलता है मैं यहाँ से आगे तू देख। तो बेसिकली अगर नेचर की साइड से देखूं ना, तो इंफॉर्मेशन पास करवा रहा है, क्योंकि नेचर खुद इवॉल्व हो रहा है और अपने थ्रू सामान आगे भेज रहा है। अगर ये आप रोकोगे खुद, मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे साथ, आपके पास कुछ कला आ गया है, बिजनेस का सीक्रेट आ गया है, कुछ बात आ गई ना, सब लोग अपने पास रखते हैं, बोलते मैं बताऊंगा ना तो लोग कॉपी करेंगे और फिर उसका धंधा खोल देंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। आप इंफॉर्मेशन को बांट नहीं सकते, आपका नुकसान हो जाएगा। आप पैसे को बांट नहीं सकते, आपका नुकसान होएगा। आपको पैसा बाहर डालना पड़ेगा तो ही पैसा बढ़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन बाहर डालना पड़ता है तो ही इंफॉर्मेशन बढ़ने वाली है। आपको अगर नॉलेज का भूख है, पहला चीज करना पड़ेगा, आपको नॉलेज बांटना पड़ेगा। जब पाइप खुलता है तो पानी बहेगा, पाइप को बंद कर दो, आपके पानी में बंद हो जाएगा। बराबर, करेक्ट। ये मैंने रियलाइज किया था, तो मैंने
स्टार्ट किया था सिखाना, और जितना मेरे को आता है सब वो सिखाने के चक्कर में नहीं सीख रहा, वो सिखाते सिखाते लोगों को खाली मदद करते करते मैं रास्ते से इधर यहाँ पहुंचा जहाँ आप मेरे को मिल के गए। यस एंड ऑफ कोर्स सिखाते सिखाते लेट मी टेल यू ऑडियंस कि यहाँ पे सनी भाई इज नॉट ओनली फेमस ऑफ हिज टैटू बट ही इज रनिंग इंडियाज टॉप मोस्ट, या समझो कि इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है दैट इज एलियंस टैटू आर्ट स्कूल। मतलब ये उनका ही विजन है कि भाई मुझे सबको सिखाना है, एंड जो हिसाब से आप यहाँ पे बात कर रहे हो वही यहाँ पे दिख रहा है कि यस भाई कि मेरे को अपने तक की लिमिट रखना नहीं है, मुझे सबको ये सिखाना है। ओके सनी भाई, लेट मी टेक इट टू द अनदर लेवल। आपने इंडिया में भी काम किया है, आपने आउट ऑफ इंडिया में भी काम किया है, तो व्हाट इज द वर्क डिफरेंस, लाइक कस्टमर का टेस्ट से स्टार्ट करके द वे ऑफ वर्किंग, वो पूरा जो स्टाइल ऑफ वर्किंग जो आपने क्या डिफरेंस पाया है? तो मैंने यहाँ काम किया था तो जैसे सारे इंडियंस को है ना अब्रॉड से प्यार होता है कि वहाँ कुछ मैजिकल चीज है, मुझे भी वैसे था कि एक बार जाओ और सब देखूं। पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जिधर जिधर भी गया, मैं लंदन गया, डेनमार्क गया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिफरेंस अगर देखे तो वो लोग एडवांस है इन टर्म्स ऑफ अपना गवर्नमेंट बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, सबसे उसमें आगे है। पर मुझे एक कई तरह के फीलिंग आया जब मैं डेनमार्क में था, तो मुझे लोग बहुत प्यारे लगे, उन लोगों का नेचर बहुत ब्यूटीफुल था, जिस तरीके से वो लोग कंडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ कुछ चीजें तो इंडियन की समझ के बाहर थी एज एन इंडियन। मतलब बहुत रिस्पेक्ट देता है वो कई जाके। मैं एटलीस्ट डेनमार्क में, मेरे को पूरे यूरोप का नहीं पता, मैं अलग अलग जगह अलग लोगों से सुनता हूँ, शायद मेरे को लगता है लोगों का पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड है, जिसको नेगेटिव देखता है उसको नेगेटिव ही दिखता है। पर मेरे लिए वहाँ एक्सपीरियंस अलग रहा। मैं जब इनफैक्ट लंदन में भी गया, लंदन में सबसे खराब एक्सपीरियंस मेरे को रहा वो अपने लोगों से ही रहा, जो अपने लोग घूम रहे थे। आप अगर फॉरेनर से मिलो तो उन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बेटर था। जाके मैं यहाँ इंडिया में बैठ के उल्टी चीजें सुनता हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस उल्टा रहा है। डेनमार्क में ऐसा है कि लोग बहुत रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली है, मतलब है छोटा सिटी, कम लोग, पर ब्यूटीफुल पीपल। मतलब वहाँ मैंने झगड़े लफड़े नहीं देखे, प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट से उनको प्यार है, उनको किंग क्वीन जो भी है उनसे प्यार है, पुलिस से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के बारे में। मतलब मैंने अभी इंडियन हो, अपने को जैसे सिखाया वैसे करते हैं। मैंने कैडबरी खाई, रैपर उठा के फेंक दिया रास्ते पे, तो सामने से एक लड़की पास हो रही थी सेम पाथवे से, उन्हें उसने लड़की ने वो रैपर उठाया और डस्टबिन में डाला और मेरे को स्माइल देके निकल गई, ना कि मेरे को सुनाया। अपने यहाँ होता, मतलब मैं खुद ऐसे किया हूँ, रैपर उठाएगा, कचरे में डालेगा और 4 गाली दे देगा ऊपर से। पता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने एक हीरो है, मैंने उठाया। वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ कुछ अजीब था। तो वैसे सब एक्सपीरियंस रहे मेरे, और मैं 2-2.5 महीने वहाँ टाइम निकाला है। क्लाइमेट भी अच्छा है, ब्यूटीफुल। इन टर्म्स ऑफ वर्क में डेफिनेटली इनकम वाइज मैंने इंडिया से ज्यादा कमाया है। वहाँ मेरे को और बेटर, क्योंकि वहाँ उन लोग का मेंटालिटी डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ टैटू आर्ट, क्योंकि वो अपने पहले से कर रहे हैं काफी टाइम से, और उन लोग थोड़े, उनका जो कल्चर है वो ओपन है, तो उन लोग बड़े टैटूज जमते हैं, बड़े पीसेस। उन लोग आर्टिस्ट की तरफ जो अप्रोच रहता है, दे आर वेरी ओपन, कि आर्टिस्ट के पास आएंगे, बोलेंगे मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये एक टॉपिक है, मुझे मे बी एक एनिमल पोर्ट्रेट बनाना है, बाकी सब तू सोचे, तू आर्टिस्ट है, तेरे पे भरोसा है। इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में कस्टमर का बहुत डिटेल्स रहता है, बहुत स्पेसिफिक रहता है, और ट्रस्ट लेवल नहीं रहता आर्टिस्ट के ऊपर, करेगा कि नहीं, ये नहीं। वहां वैसे नहीं रहता, वहां वो दे देते। तो वो डिफरेंस मैंने देखा है। मैं मानता हूँ इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं, अभी तक लोगों के लिए बहुत नया है, और जो टैटू करा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक तो टॉपिक हो जाता है, उसमें उन लोगों को स्केप्टिकल हो जाते हैं कि नहीं, और 4 सवाल पूछो, कंफर्म करो। तो ये जो डिफरेंस है, ये मेरे ख्याल से वो लोग अपने से थोड़ा
इन टर्म्स ऑफ टैटू आर्ट थोड़े से आगे है, मे बी 5-7 साल 10 साल आगे है। In terms of acceptance, they are more open to the artist and the skill. मतलब आप एंजॉय करते हो उनके साथ ये एक्सपीरियंस, उनके ऊपर अगर कोई आता है आपका क्लाइंट, तो क्लाइंट और आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा चलता है, और उसका ट्रस्ट लेवल जब वो आप पे डालता है ना, आपको काम करने में मजा आता है, और वो कॉमन चीज है, वो ह्यूमन वैसे ही काम करता है। अगर आप एक काम दिया आपको और आपका क्लाइंट आपको 40 बार पूछेगा आके ये क्यों किया है, वो क्यों किया, ये मेरे को गोल दिख रहा है, ये टेढ़ा दिख रहा है, तो आपका धीरे धीरे मजा उतरते जाता है। वो वहां नहीं मेरे को एक्सपीरियंस आया। इंडिया में मेरे को ये एक्सपीरियंस, में कभी खराब एक्सपीरियंस नहीं बोलता हूँ, अपने लोगों की वजह से मेरा आर्ट और इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अपने लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं और बहुत चूजी पिकी होते हैं, मैं उतना बेटर कर दूंगा। मेरे लिए ऐसा है, हाँ, मेरे लिए इंडिया में काम करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अपना स्किन ब्राउन है। जब हम लोग मेरा गोरे होते हैं, मैं वहां जाके काला दिखता हूँ, क्योंकि उनके बीच में, क्योंकि उन लोगों का स्किन वैसा है, यूरोपियन स्किन अलग हो जाता है, तो उनका स्किन पे काम करना बहुत आसान है, आपको जो चाहिए वो दिखता है। इंडियन स्किन इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, क्योंकि आपको ब्राउन स्किन मिलता है। और बेस्ट पार्ट इज इंडियन आर्टिस्ट, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग ब्राउन स्किन पे काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादा नॉलेज है। मे भी आज थोड़े पीछे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब आप उन लोग का एक्सेप्टेंस लेवल देखो, पर इंडिया इज गोना बीट एनी टाइम फ्यूचर में, और 10 साल में इंडिया बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अपने जो आर्टिस्ट है इंडियन, उसके लिए स्पेशल बात ये है कि अपने को ब्राउन स्किन मिलता है, उससे लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, और डिफिकल्ट लेवल में आप ज्यादा सीखते हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है। जब आपको व्हाइट स्किन मिलता है, मतलब आउटपुट पागलपन निकलता है। इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करता है जब आपको राइट। ये एक्चुअली जो आपने बोला कि आपने वहां पे जो डिफरेंस देखा और यहाँ पे डिफरेंस देखा, उसी में से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आपने ये रिसेंट इयर्स में क्या चेंजेस देखा है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, या इन टर्म्स ऑफ, या आवाज आ रहा, सुन रहा हूँ। या सो आपने क्या चेंजेस देखा कि आर्टिस्ट में, और जो आपके पास टैटू बनवाने आते हैं लोग, उनके पर्सपेक्टिव में आपने अभी क्या चेंजेस देखे हुए? क्योंकि अब तो सारे सेलिब्रिटीज हो गए, वो सब भी मतलब टैटू कर रहे हैं, तो सब उनसे भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपने क्या चेंजेस नोटिस किया? पहले ऐसा था कि एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था, तो काइंड ऑफ वो अंडरग्राउंड आर्ट जैसा था, और लोग वैसे ट्रीट भी करते थे। टैटू आर्टिस्ट को, आप थोड़े पुराने टैटू आर्टिस्ट को देखते हो तो कार में बालियां रहेंगी, बाल आड़े टेढ़े रहेंगे, ड्रेडेड रहेंगे, यहाँ ये वहाँ ये टैटू रहता है। नए आर्टिस्ट आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। नए आर्टिस्ट को वो हुलिया कैरी करना जरूरत नहीं पड़ता, तभी वो कैसा कल्चर का पार्ट होता करता था, और आप वैसे कैरी करोगे तो आप रिस्पेक्ट गेन करते हो वो एनवायरनमेंट में। आपको टैटू आर्टिस्ट माना जाता है जब ऐसे आप थोड़े अतरंगी दिखते हो। पर ये चेंज आया है इन दिनों, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ टैटू आर्ट को वो अंडरग्राउंड से निकल के अभी मेन स्ट्रीम होते जा रहा है, और जो भी टैटू आर्टिस्ट है वो रिस्पेक्ट गेन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि टैटू आर्ट कुछ है। जैसे और भी, जैसे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, या फिर किसी ने कमर्शियल आर्ट किया है, या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ये जो लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे भी टैटू आर्ट को प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ आपको कुछ फैंसी या कुछ तरीके से होना नहीं चाहिए। आपको अगर आप बेस्ट लेवल का आर्ट परफॉर्म कर सकते हो, टैटू आर्ट, यू कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। मार्केट ओपन है, यू कैन ओपन योर ओन स्टूडियो। आज के टाइम पे इतने स्टूडियोज है वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग इंडिया, कि जॉब मिल सकता है अभी इजीली। तो जरूरी नहीं कि हर कोई टैटू आर्टिस्ट बन के उसको शॉप खोलना है, क्योंकि शॉप खोलना मतलब बिजनेस आ गया, बिजनेस का नॉलेज आ गया, और वो साइड आ गया जहाँ बहुत सारा फेलियर्स आता है आर्टिस्ट। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडियोज अराउंड इंडिया, और बाहर गिनेंगे तो हजारों है। तो इसकी वजह से नौकरी और ये सब बहुत इजी हो गया, सो इट इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ मेन स्ट्रीम करियर। रह गया बात क्लाइंट साइड का एक्सेप्टेंस बढ़ गया, क्योंकि सेलिब्रिटी लाइन हो गया या फिर मीडिया हो गया, ये लोग अभी टेढ़ा या मतलब बेकार बातें नहीं करते टैटू के बारे में। वो लोग इसको रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करते हैं। किसी का वो स्टाइल आइकन बन गया है, मतलब
एज अ ट्रेंड, एज अ स्टाइल, वो सब इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं सब लोग। प्लस जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग भी पॉजिटिव वे में उसको लेते हैं और अपने आप को प्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए उनके टैटूज होते हैं, ना कि उनकी शो ऑफ होता है। तो ये बात धीरे धीरे फैलती गई है। प्लस जो पुराने आर्टिस्ट है, टैटू आर्टिस्ट, जिन्होंने जो फाउंडेशन जिन्होंने बनाया है, आप इंडियन टैटू आर्ट का बोलो या वर्ल्ड लेवल पे, वो लोग भी इतने साल से जो काम करके ना, वो लोग भी इसको इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं जहाँ फैमिलीज आ सके, यंग लोग आ सके। वो जो डार्क जो कल्चर है ना, उसको थोड़ा फ्री करें, उसको थोड़ा ब्राइट कल्चर बता रहे। कन्वेंशंस होने लग गए, गैदरिंग होते हैं, अभी मीटिंग्स होते हैं, तो फैंस और फॉलोअर्स को एक जगह होता है कि जहाँ वो आए, मिले उनके फेवरेट आर्टिस्ट से। ये सब पहले थोड़ा सा अंडरग्राउंड साइड पे था, अभी ये एक्सपोजर मिलते जा रहा है और इसकी वजह से और बेटर ही होने वाला है साइड। जो भी लोग आपको जानते हैं, एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर आई एम अ बिग फैन, और आपका आप इंस्पायरिंग हो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बट आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हाउ इज सनी भानुशालीने's पर्सनल लाइफ। समझो अगर हम उनके टैटू आर्टिस्ट या उनके अलावा अगर हम देखें, तो सनी भानुशाली एज अ पर्सनल लाइफ में कैसे, मतलब आपका पूरा डे शेड्यूल कैसा होता है? तो आपको मेरा पर्सनल लाइफ जानना है इन शॉर्ट? बट सब जानना है, क्योंकि इंडिया का इतना अच्छा फेमस, इतना इतना बड़ा टैटू आर्टिस्ट है। टैटू का आर्ट हर किसी को मालूम है, बट नो वन, आई थिंक किसी को मालूम नहीं होगा कि सनी भानुशाली इन पर्सन। तो आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लोर ऑन दैट। जब आप ये टैटू आर्टिस्ट हटा देते हो ना मेरे नाम से, तो एक्चुअली टैटू आर्टिस्ट भी वही है जो ओरिजिनल सनी है। वो खाली लोगों को दिखने के लिए, क्योंकि मैं जब टैटू स्टूडियो में बैठूंगा ना, तो मुझे लोग टैटू आर्टिस्ट बोलते हैं। जब मैं इन्वेस्टर्स की मीटिंग में जाता हूँ ना, तो उनको लगता है कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए आया है। जब मैं घर पे जाता हूँ तो लगता है, माँ को लगता है मेरा प्यारा बच्चा है, वाइफ को लगता है इतना अच्छा हस्बैंड है। तो अलग अलग रोल है, वो सब करने पड़ते हैं आपको। तो मेरा बेसिकली मैं विजन से स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर। मेरा विजन ऐसा है कि मरने के पहले कुछ ऐसे करो जो लोग सिर्फ याद नहीं रखे, पर लोगों का भलाई हो सके। कुछ तो ऐसा इंस्पिरेशन दो जो आपका नाम जब किसी के मुंह पे आए ना, तो उसको एक अंदर एक थ्रिल महसूस होना चाहिए बॉडी में, अरे कुछ ऐसा करना है या कुछ वैसा करना है, राइट? तो वो मार्क करके जाना है मुझे। जब मैं जाऊँ उसके पहले कुछ करना है। और मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा वन ऑफ द विजन ऐसा है कि मैं मरने के पहले मुझे देखना है वो टाइम जहाँ लोग टेलीपोर्ट कर। टेलीपोर्ट मतलब ये बात को लेके लोग मुझे पागल भी बोलते हैं, पर ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। टेलीपोर्ट मतलब आप एक जगह से गायब होते हो दूसरी जगह से बाहर आते। अपने अगर भगवत गीता या जो भी अपने रिलीजियस है, नारायण का जो काम होता था, एक जगह से गायब होता है दूसरी जगह निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम आने वाला है और मैं उसका पार्ट बनना चाहूँगा। मे बी एज ए इन्वेस्टर, मे बी इन सम और द अदर वे उसका एक पार्ट। क्योंकि मुझे लगता है, सोचो अपने पास लिमिटेड टाइम है, अगर अपने पास टेलीपोर्टेशन आता है ना, तो विद इन मे बी एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई से रिटर्न आ रहे हैं, मतलब अगर मेरे को भी घर पे जाना, खाना खाने, यहाँ से गया मैं वहां आ गया, वहां से गया यहाँ आ गया, तो एंटायर जो टाइम स्पेस है ना, उसकी अपने पास लाइफ बढ़ जाएगी टू डू थिंग्स जो अपने अंदर फोर्स है। सेकेंडली मुझे लगता है अपने को रोड और इसका सबका जरूरत नहीं रहेगा। आप बाहर से उसके लिए निकलोगे क्योंकि आपको दुनिया देखना है, एंजॉय करना है, ना कि ट्रैफिक में आधा लाइफ फंसे रहे। इंसान जो वर्किंग क्लास है और उसका वर्किंग एज है, उसमें 30 से 35% इंसान रोड पे निकालता है सिर्फ ट्रैवलिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उस डायरेक्शन में कुछ हो और मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन। ये एक विजन है जो मुझे लगता है वर्ल्ड में सबको काम भी आ सकता है, और कुछ ऐसा है जो लोग रात में याद रखते नाम की, ये बंदे ने इसका पार्ट रहा कुछ ऐसा। और ये सारे जो बड़े ड्रीम्स है या बड़ा जो स्केल है, उसके लिए मेरा लाइफ का एक रूटीन है, डिसिप्लिन है जो मैंने डेवलप किया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों कुछ नहीं है।
मेरे को भूख तो सबका था, मुझे बड़ा बनना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे ये मुझे वो, और बहुत पेनफुल लाइफ रहा है, पर मेरे को पेन से मजा आता है somehow। मेरे को हाँ, अगर पेन नहीं रहेगा तो मतलब मेरे ख्याल से अगर लाइफ से पेन हटा दिया तो मरा हुआ या जिंदा इसमें फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आपको सब दे दिया है ना, अगर मैं बोलूं आपके सामने भगवान आ गया और आपको बोलता है बेटा क्या चाहिए, आप बोले मेरे को सब चाहिए, तो सब आ गया, तो फिर आपको जीना ही क्यों है? कॉन्ट्राडिक्ट होता है। सो देयर इज अ पेन एंड देन यू हैव टू फिनिश इट। जैसे मैं मेरे दोस्त को एग्जांपल देता हूं हमेशा, तो मैं एक रात रिवर साइड बैठा था, नदी के किनारे, और शांति से बैठा था, कुछ काम नहीं था, काइंड ऑफ मेडिटेशन मोड में था, मेरा कुछ काम नहीं था, खाली बैठना था, देख रहा था। मैं उठा और वहां ना पत्थर थे टेढ़े मेढ़े, मैं बोला चल मैं देखता हुए पत्थर पे चल सकता हूँ क्या, मैं बैलेंस कर सकता हूँ क्या। तो मैं यहाँ से चलना चालू किया और धीरे धीरे कभी मेरा पैर फिसल रहा है, कभी क्या, धीरे धीरे एक बार मैं गिरा, एक बार पैर छिल गया, वहां करके उधर गया, वहां गया तो बहुत बड़ा मजा आया, बोला क्या हुआ, मैंने कर दिखाया। अभी जाके वो चैलेंज भी मैंने खुद क्रिएट किया है, तकलीफ मैंने ही ओढ़ ली, उसको मैंने पूरा किया और मैं ही खुश हो गया। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे चलता है ना। आपको कुछ भी करना हो ना, आप डिसाइड करते हो मेरे को ये करना है, आप उस रास्ते निकल रहे हो, फिर बहुत सारा पेन आता है, तकलीफ आता है, क्योंकि आप तैयार नहीं रहते, आपकी मार पड़ती है, फिर मार पड़ते पड़ते आप आगे जाते हो और आप पूरा करते हो, तभी आपको लगता है ये लाइफ है, ये मजा है। और फिर लोग आपको पूछते हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हो, और लोग बोलते हैं मैं तेरे से इंस्पायर हो गया, और एक्चुअली वो था, मैंने ओढ़ लिया, मैं निकल पड़ा, मैंने पूरा किया और मजा आ गया। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई लिव विद, और बड़ा ही मजेदार है। उसके लिए ना मेरा बहुत हार्श डिसिप्लिन है मेरे लाइफ में। मैं नॉर्मल सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, मैं 4:30 उठने के बाद जहाँ तक मेरे को साइंस समझता है अपने माइंड का, सुबह के टाइम जो भी आप जहाँ पे आप ध्यान डालो वो आपके दिमाग में बात रह जाता है। इसलिए पुराने जमाने के लोग नहीं बोलते थे कुछ बुरा थॉट मत ले, या बुरा चेहरा मत देख, या कुछ गलत चीज मत सुनो, या बुरा मत बोलो, कहो सुनो, ये सब नॉर्मल लोगों को सिंपल लैंग्वेज में लोग मजाक उड़ाते हैं, पर मैं वो सब बात को लेके सीरियस रहता हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ, पहला चीज मैं पढ़ाई करता हूँ। आज भी मैं कोई तो बुक खोलेगा या कोई तो एजुकेशन वीडियो लेगा, 1 घंटा पढ़ेगा, मेरा ब्रेन में वही घुसेड़ूंगा मैं, जो मेरा विजन है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मेरा पहला तो प्रिपरेशन रहता है दिमाग को क्या चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज, और फिर लिखना चालू करता हूँ। वही लिखता हूँ जो मेरे को समझ में आता है, जो लोगों को इंस्पायर करे, और ये मैं छोड़ नहीं सकता, मैं मूड से काम नहीं करता। मेरा आज मूड है कि मैं सो जाऊं, या आज मेरा मूड है कि मैं मूवी देखूं, या आज मेरा मूड है कि मैं पिज्जा खाऊं, वो सब मेरे को नहीं होता। मैं बाय रूल चलता कि जो जरूरी है, ये मेरा विजन है, मेरे पास इतना सा लाइफ है, वो लाइफ मेरे को खत्म करना है, क्योंकि वो मैंने चूज किया, वो पत्थर टेढ़े मेढ़े वो चल रहा हूँ, वो मेरे को पहुंचना है ना। बीच में हार मान के मैं हटने नहीं वाला है, क्योंकि वो मैंने डिसाइड किया, किसी ने बोला भी नहीं है। तो ये डिसिप्लिन से चलता हूँ, फिर मैं ऑफिस आता हूँ, हो सके उतना जल्दी मेरा काम खत्म करता हूँ, लोगों को काम देता हूँ, मैनेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों को डायरेक्शन देता हूँ, सिखाता हूँ, ये शाम तक चलता है, फिर जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ खेलता रहता हूँ। सोने के टाइम फिर से 1 घंटा पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि जो आप सोने के पहले सोच के सोते हो, वो आपके दिमाग में प्रोसेस पूरे रात भर चलता है। जैसे आप हॉरर मूवी देखते हो तो रात को शायद डर के उठ जाओ, या कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल देखो, आपके रात भर दिमाग में चलता है। अगर आप झगड़ा करके सोते हो, आप रात भर झगड़े के मोड में ही रहोगे, सुबह उठ के आप फिर से उसमें ही रहोगे। मैं होने नहीं देता, मैं खुद को ट्रेन करता हूँ। रात को कुछ ऐसा चाहिए मेरे विजन को सपोर्ट वाला चीज, वो मैं डालेगा मेरे सिर में, और फिर नींद निकालेगा। सुबह 5 घंटा मैक्सिमम नींद, फिर से उठ के वही करना है, वो मेरा रूटीन है। मेरा फिक्स खाना है, जो मैं लिमिटेड खाता हूँ, क्योंकि खाना मेरे लिए फ्यूल है। लोग बोलते हैं जो खाता नहीं है उसको लाइफ नहीं, मजा नहीं, खा के फिर टेढ़े मेढ़े साइज हो जाती है, ना उनका परफॉर्मेंस रहता है, ना दिमाग सही चलता है, ना जल्दी बीमार होते हैं, बहुत कुछ होता है फिर उनको। मेरे हिसाब से खाना फ्यूल है। फ्यूल मतलब पेट्रोल गाड़ी का। अभी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, आप उसमें पानी डालो, कचरा डालो, ये डालो, गाड़ी चलने वाली है, पर 25 बार रुक के चलेगी। बीच में मैकेनिक लगेगा आपको, क्या क्या होएगा बीच में। But if you put a pure petrol,
योर गाड़ी इज गोना रन लाइक 300 की स्पीड में भी भागेगी। मैं खाना वैसे खाता हूँ, मेरे को कुछ टेस्ट से कुछ नहीं रहता, मैं खाता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, काम करता हूँ क्योंकि मेरा विजन है, लोगों के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरे को मजा आता है उनको सिखाने में, कंटिन्यूसली ये फोर्स में रहता हूँ, अपना आर्मी बिल्ड करता हूँ। मुझे पता है कि एक टाइम के बाद बहुत बड़ा कुछ बनना है और थोड़ा थोड़ा रोज का इनपुट है। जैसा आपने शेड्यूल बताया ना, मतलब लगता है कि आपको मतलब टाइम ही नहीं कुछ मिलता होगा, मतलब यू आर सो मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। एक छोटा छोटा पार्ट भी, मतलब ये खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, मतलब यू आर सो मच इन्वॉल्व। लगता है कि पूरा दिन आपका यहाँ पे ब्रेन चलता रहेगा, वो हिसाब से आपका थॉट है। एक मुझे इसी के ऊपर से पूछना है कि आपका जो फेमस आर्ट है, जिसकी वजह से आप ज्यादा फेमस हो, उसे कहते हैं कि हाइपर रियलिस्टिक टैटू। तो एक क्विक एक रेफरेंस सर दे दीजिए कि ये थॉट आपको कहाँ से आया एंड हाउ आर यू मास्टरिंग इन दिस। जो हाइपर रियलिज्म ये वर्ड आया है, तो मैं खुद को ऐसे क्लेम नहीं कर सकता, पर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। मैंने इंडिया में वो आर्ट देखा नहीं था मेरे पहले। मैं इसके ऊपर श्योर शॉट ये नहीं दे सकता क्योंकि मे बी हो ना हो, पर एटलीस्ट जितना मेरा स्कोप था देखने का जो इंडस्ट्री में था, तो मैं देखता था इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत सुपर लेवल पे रियलिज्म करते थे और हम इंडियन आर्टिस्ट काफी बेसिक सा काम करते थे काफी टाइम से। और मुझे हमेशा कुछ तो अलग ही लेवल पे जाने का रहता है, मतलब जो लोग नहीं सोचते वो मेरे को करने का रहता है ऐसा। तो वो टाइम मैंने जितना भी आपने बोला ना मैं कितना इन्वॉल्व हूँ मेरे प्रोसेस में, तभी मेरे को टैटू आर्ट का विजन था बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आज मैं पोजीशन पे पहुंचा हूँ तब मेरा विजन था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एक अनिल गुप्ता जी है जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, इंडियन है पर अभी यूएस में सेटल्ड है, और उनका आर्ट बड़ा इंस्पायर करता था मुझे, स्पेशली बीइंग एन इंडियन इंडियन लाइक, मतलब उनका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी बड़े आर्टिस्ट है। तो उनका आर्ट मैंने देखा बहुत डिटेल और बहुत जबरदस्त था, और उनका स्टाइल मुझे नहीं पसंद था। सनी सर, बट व्हाट आर वी डूइंग इज, या वो इंस्टाग्राम का 1 आवर है ना, वो वैसे भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो वो हम लोग स्टॉप करते हैं एंड देन अगेन आगे वापस न्यू लाइव स्टार्ट करके कैरी ऑन करते हैं आगे। ठीक है, चलिए। ऑडियंस स्टे ग्लूड ऑडियंस।